हेलो एवरीवन। तो हम लोग करने वाले हैं 72nd बीपीएससी के प्रीलिम्स का करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स में आज मैं आप लोगों को कराऊंगा जो भी बिहार बजट है, बिहार इकोनॉमिक सर्वे है, इनफैक्ट यूनियन बजट जो बिहार के लिए लेके आई है। एक तरह से आप मान सकते हैं कि जो करंट अफेयर्स का इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन है जो बिहार रिलेटेड है वो पूरा पूरा हम लोग कवर करने वाले हैं। तो काफी स्टूडेंट का डिमांड था कि सर यूपीएससी की प्रिपरेशन तो हो जाती है, बीपीएससी में काफी वैकेंसीज है, तो आप करंट अफेयर्स करा देते। तो हम लोग करंट अफेयर्स करा रहे हैं। और इसके देखने के बाद अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो हम आगे भी लेक्चर्स निकालते रहेंगे। बस आपको बताना है कि आप आगे और कंटिन्यूड लेक्चर चाह रहे हो। तो अगर ऐसा होगा तो हम पूरा पूरा बीपीएससी का जो करंट अफेयर्स है, क्योंकि बीपीएससी में करंट अफेयर्स काफी आता है, वन लाइनर भी आता है और स्टेटमेंट बेस्ड भी आता है। तो दोनों तरह का करंट अफेयर्स जो है हम लोग, जहां स्टेटमेंट बेस्ड जहां पे आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, और वन लाइनर जहां पे आपको फैक्चुअल नॉलेज चाहिए, दोनों तरह का करंट अफेयर्स हम आपको करा देंगे। और साथ साथ जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे साइंस के 30 क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री के 30 क्वेश्चन आते हैं, उनके पीवाईक्यू पीआईक्यू से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, ये सब हम आपको प्रीलिम्स के पहले सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट करा देंगे। बट आप इंथुजियाज्म दिखाओगे कमेंट सेक्शन में वगैरह वगैरह कि हाँ आपका जो रिस्पॉन्स है एग्जाम को लेके वो ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। और हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको नोट्स मिलेगा। तो अगर आप हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हो फिर भी आपका जो पीडीएफ मिलेगा वो हिंदी में भी रहेगा। और अगर आप इंग्लिश मीडियम से प्रिपरेशन कर रहे हो तो वेल एंड गुड, हम लोग इंग्लिश में तो बात कर ही रहे हैं, मतलब इंग्लिश के कीवर्ड्स तो हम लोग यूज करेंगे ही। तो इंग्लिश हिंदी दोनों के लिए आपके लिए ये कॉम्पेटेबल होने वाला है। और काफी सालों का जो टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरा और राज सर का, हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं आपको बीपीएससी क्रैक कराने के लिए डायरेक्टली। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद द टुडेज करंट अफेयर्स। बिहार स्पेशल, इकोनॉमी एंड बजट, इस साइड आपको हिंदी मिलेगा। बिहार विशेष, अर्थव्यवस्था और बजट। तो क्या क्या टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं? तो बिहार बजट, रेवेन्यू टैक्स एक्सपेंडिचर डिटेल्स, डिपार्टमेंट में किस डिपार्टमेंट को कितना एलोकेशन किया गया, मतलब आवंटन किया गया, अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज आवंटन किसको किया गया, सीएजी रिपोर्ट, यूनियन बजट, फोकस ऑन बिहार, ये सारी चीजें हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, ये सारी चीजें करने वाले हैं। टोटल बजट साइज अगर हम बात करें, व्हाट इज द टोटल बजट साइज? टोटल बजट साइज अगर हम बिहार बजट की बात करें 2026-27, तो बिहार बजट में पूरा पूरा 3 करोड़, एक तरह से हम बोले 3,47,589 करोड़, है ना, 3,47,579 करोड़ का पूरा बिहार का बजट रहा 2026-27 का बजट। जो अभी रिसेंट बजट है वो बजट की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, डायरेक्टली आप ये बजट ध्यान में रख सकते हो। डायरेक्टली दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बजट ग्रोथ इंक्रीज बाई 30,000। बजट ग्रोथ मतलब पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल बजट बढ़ा है बिहार का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, कितने से बढ़ा है? 30,694 करोड़ से बढ़ा है। तो ये फैक्चुअल चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। फिस्कल डेफिसिट कितना रहा है? 39,111 करोड़, 0.8 करोड़, 40,000 करोड़ के आसपास, एग्जैक्ट फिगर याद रखिएगा, इसका फिस्कल डेफिसिट रहा है। अगर इसको हम परसेंट में लेके आए, फिस्कल डेफिसिट मतलब, फिस्कल डेफिसिट को हिंदी में क्या बोलेंगे? राजकोषीय घाटा। घाटा जो है एज अ परसेंटेज ऑफ जीएसडीपी, स्टेट का जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, जीडीपी होता है, वो परसेंट वाइज 2.99% के आसपास पड़ेगा। गवर्नमेंट बोलती है या मैंडेट रहता है कि 3% से कम होना चाहिए, तो ये 3% से देखिए कम है। और जो ग्रोथ रेट एस्टिमेट किया जा रहा है इस साल के लिए 2026-27 वाले साल के लिए, वो 14.9%। तो ये पहले पेज में जो भी डेटा आपको दिए गए हैं, ये सारे डेटा हाईली इंपॉर्टेंट है। डेटा बोलिए, डाटा बोलिए, आटा बोलिए, है ना, जो बोलना है बोलिए, बट जो भी इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत अनुमानित विकास दर बोलिए, है ना, तो 14.9। ये तीनों इंफॉर्मेशन, खासकर ये इंफॉर्मेशन नंबर 1, ये इंफॉर्मेशन नंबर 2, ये इंफॉर्मेशन नंबर 3, ये तीनों का तीनों इंफॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये भी याद रहे तो अच्छी बात है, बट इतना तो आपको याद होना ही पड़ेगा। ठीक है, दूसरा आगे चलते हैं। रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ब्रेकडाउन जो है, ब्रेकडाउन में पैसा कहां जा रहा है? पैसा, तो पैसा रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ब्रेकडाउन अगर हम करेंगे,
ठीक है। टोटल टैक्स रेवेन्यू, टैक्स से बहुत पैसा आता है 2,85,000, जिसमें जीएसटी से ही स्टेट का जो एसजीएसटी होता है उसी से ज्यादा पैसा आता है। तो बस यही चीज हमें ध्यान में रखना है, ये एस्टिमेटेड है, ये एस्टिमेटेड है, इससे ज्यादा हमें कुछ खास ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। ये जो डेटा है ये हमारे लिए इतना रेलेवेंट नहीं है, हम इस पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अगला डेटा देखिए, डेट सर्विसिंग। देखिए गवर्नमेंट क्या करता है, लोन लेता है, लोन लेता है उसको बोलते हैं बोरो करना, बोरो करना, पैसा लेना, उधार लेना। बहुत सारा गवर्नमेंट पैसा लेता है। अब यहाँ पे खुद देखो, यहाँ पे खुद देखो, ये डिफिसिट किसके वजह से हुआ, ये घाटा किसके वजह से हुआ। घाटा इसके वजह से होता है कि आप खर्चा ज्यादा कर रहे हो और इनकम कम हो रहा है, तो घाटा तो होगा ही। तो घाटा हो रहा है तो घाटे को पूरा करने के लिए, आप खर्चे को पूरा करने के लिए क्या करते हो, लोन लेते हो। तो पुराने लोन का रीपेमेंट ही करने में 22,664 करोड़ चला जाएगा। मतलब हम ले रहे हैं 40,000 करोड़ के आसपास और 22,000 करोड़ पुराने ही लोन को चुकता करने में चला जा रहा है। इसका यह मतलब नहीं है कि पुराना लोन पूरा इतना जा रहा है, ऐसा नहीं है, पुराना लोन भी इतना नहीं है, ठीक है। पुराना लोन ज्यादा ही होता है, उसका इंटरेस्ट वगैरह मिला के इतना हमें खर्चा करना पड़ता है, जिसको डेट सर्विसिंग बोलते हैं। अब बात करते हैं डिपार्टमेंटल एलोकेशन की, किस डिपार्टमेंट को कितना दिया गया है। सबसे ज्यादा बिहार गवर्नमेंट एजुकेशन पे खर्चा कर रही है, जम के एजुकेशन पे खर्चा हो रहा है, और एजुकेशन पे जो खर्चा हो रहा है वो 68,216 करोड़ का हो रहा है। काफी खर्चा यहाँ पे एजुकेशन में दिखाया जा रहा है, 68,216 करोड़ का एजुकेशन पे खर्चा है। 68,000 का खर्चा है ना। देखो बिहार का जो टोटल बजट है, बिहार का टोटल बजट 3,47,000 करोड़ का है ही। 3,47,000 करोड़ में 68,000 करोड़ सीधे सीधे किस पे जा रहा है, एजुकेशन, शिक्षा पे जा रहा है, ठीक है। एजुकेशन के बाद सेकंड है रूरल डेवलपमेंट, सीधे 23,000 करोड़, हेल्थ 21,000, एनर्जी 18, अर्बन डेवलपमेंट 15। ये 5 आपको टॉप 5 याद रखने पड़ेंगे। पांचों का डेटा आपको नहीं याद है, बट फिर भी अप्रॉक्स दिमाग में एक आइडिया होना चाहिए, तो याद होना चाहिए 68,216 करोड़। अब और भी अनाउंसमेंट गवर्नमेंट के द्वारा किए गए है ना। बजट, ये इस साल के बजट की बात कर रहे हैं, जिसमें एक बहुत जबरदस्त स्कीम अनाउंस किया गया, जन नायक कर्पूरी ठाकुर सम्मान निधि। कर्पूरी ठाकुर साहब जो है बिहार के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, है ना, उनको भारत रत्न भी मिल चुका है। और कर्पूरी ठाकुर को हम लोग सब जन नायक के नाम से जानते हैं, जनता के नायक, जन नायक। तो उनके नाम पे गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाला जिसको हम बोलते हैं जन नायक कर्पूरी ठाकुर सम्मान निधि। इसमें क्या होगा, पीएम किसान एक पुराना सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है, जिसमें 6,000 रुपए हर साल का किसानों को दिया जाता है कि किसान उससे बीज खरीदे, सीड्स खरीदे, फर्टिलाइजर खरीदे, जो खरीदना है खरीदे, है। उसमें बिहार गवर्नमेंट इनको 3,000 रुपए ज्यादा देगी, 6,000 प्लस 3,000, मतलब ये जो जन नायक कर्पूरी ठाकुर सम्मान निधि में 3,000 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा। तो 6,000 और 3,000, 9,000 रुपए बिहार सरकार एक तरह से अपने किसानों को देगी। तो बढ़िया है, किसानों को डायरेक्ट इससे फायदा मिल रहा है, जो बजट में अनाउंस किया गया। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का टारगेट रखा गया है 50 लाख करोड़, है ना। एक दिन में तो नहीं होगा, एक साल में भी नहीं होगा, बट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे बिहार में बढ़े। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। देखो बिहार में एक सबसे बड़ा मुद्दा रहता है जो मेंस में काम आएगा, कि हम बिहार के जो लोग बाहर जा रहे हैं, खासकर मजदूर वर्ग के लोग, जिनको हम लेबर बोलते हैं, जिनको हम स्किल्ड लेबर नहीं बोलते हैं, अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड लेबर बोलते हैं, ब्लू कॉलर लेबर बोलते हैं। जो लोग जाते हैं मजदूरों का काम करते हैं, अलग अलग जाके, अलग अलग सिटीज में, गुजरात में जाके, दिल्ली में जाके, मुंबई में जाके, चेन्नई में जाके, अलग अलग जब पंजाब में जाके काम करते हैं, तो इनको बिहार में कैसे लाया जाए, पलायन कैसे रोका जाए, इसके लिए जरूरत है इंडस्ट्रीज की। इंडस्ट्रीज कौन लगाएगा, या तो सरकार लगाएगा या तो प्राइवेट लगाएगा। सरकार के पास पैसा है नहीं, कितना ही पैसा होगा कि कितना इंडस्ट्री लगाएगा, तो इंडस्ट्री कौन लगाएगा, प्राइवेट लगाएगा। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को लाने की बात बिहार में हो रही है, जिसके थ्रू अडानी साहब बिहार में अभी विजिट किए थे, और बिहार में उन्होंने बोला था कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज अडानी की लगने वाली हैं, ठीक है। और जब भी बिहार में ऐसे इंडस्ट्रीज लगे, आप विरोध मत कर देना, विरोध करोगे तो आप बस वही है, अडानी की कंपनी होगी गुजरात में, तो वहां जाके मजदूर का काम करो, या तो फिर अपने यहाँ है तो अपने घर के बगल में अगर आपको 20,000 रुपए भी सैलरी मिल रहा है, रूम रेंट नहीं लग रहा है, तो 20,000 में आपको बहुत अच्छा लाइफ जीने को मिल जाएगा। बट कहीं आप जाते हो वहां 25,000 मिल रहा है, 10,000 आपने रूम रेंट दे दिया तो 15,000 ही बचा, फैमिली से दूर हो, वो चीज अलग। एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडल स्कूल एंड डिग्री कॉलेजेस एवरी ब्लॉक, हर ब्लॉक में, हर छोटा छोटा ब्लॉक में स्कूल बनाया जाएगा, मॉडल स्कूल। मॉडल मतलब कि बहुत अच्छा स्कूल की तरह उसको डेवलप किया जाएगा कि बाकी स्कूल भी उससे कुछ सीखें, बेस्ट तरीके का स्कूल। और एक डिग्री कॉलेज जो डिग्री दे, ग्रेजुएशन वगैरह, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री मिले।
एक एजुकेशन सिटी बनाया जाएगा, एजुकेशन सिटी। वाह, एजुकेशन सिटी होगा तो हम लोग का जो स्मार्ट आईएएस पटना का ब्रांच होगा उसी एजुकेशन सिटी में जाके खोलेंगे हम लोग। ठीक है, आप लोग आइएगा वहीं पढ़ाई करने के लिए। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, 5 न्यू एक्सप्रेसवेज, ऑल अर्बन सिंगल लेन रोड कन्वर्टेड टू डबल लेन। जो अर्बन सिंगल लेन रोड है, सिंगल लेन रोड, अर्बन सिंगल लेन रोड है, उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया गया है? डबल लेन रोड में कन्वर्ट कर दिया गया है। ग्रीन ट्रांजिट कन्वर्ट किया जाएगा, एक दिन में तो नहीं होगा। ग्रीन ट्रांजिट, ट्रांजिट का मतलब होता है रास्ता। कन्वर्जन ऑफ ऑल डीजल पावर्ड बसेज, जो भी बिहार सरकार की बसेज है, डीजल वाली बसेज हैं, उसको सीएनजी या फिर इलेक्ट्रिक बस में बदल दिया जाएगा, है ना। डीजल बस बहुत ज्यादा नॉइज भी करता है, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन भी करता है। सीएजी का एक रिपोर्ट आया था कि बिहार गवर्नमेंट पूरा पैसा खर्चा ही नहीं कर पा रही है, बताओ, है ना। टोटल पैसा में सिर्फ 79.92% का धन उपयोग हुआ है 2023-24 का ये रिपोर्ट है। 65,000 करोड़ तो खर्चा ही नहीं कर पाई। यार जब पैसा खर्चा ही नहीं करोगे तो डेवलपमेंट कैसे होगा? उससे अच्छा अपना लोन भर दो, कर्जा भर दो, जितना कर्जा लिया हुआ है एक बार में भर के खत्म करो। बट डेवलपमेंट के लिए जरूरी है कि पैसा खर्चा हो। जैसे आप अपने ऊपर पैसा खर्चा ही नहीं करोगे, पढ़ाई में नहीं करोगे, हेल्थ में नहीं करोगे, स्किलिंग में नहीं करोगे, तो फिर आप कमाओगे कैसे, है ना। ठीक है, कमाने के लिए, अर्निंग करने के लिए आपको अपने ऊपर पैसा खर्चा करना पड़ेगा। वही चीज है, बिहार गवर्नमेंट ने बहुत सारा पैसा अपना खर्चा ही नहीं किया, बहुत सारा ड्यूज बिहार गवर्नमेंट कलेक्ट ही नहीं कर पाई। तो ये एक सीएजी का रिपोर्ट है जो कि बजट वगैरह में बातचीत होती है, तो हमने इसको ध्यान से देख लिया। यूनियन बजट, और अब यूनियन बजट की बात करते हैं। अभी तक यहां तक सिर्फ बिहार बजट के जो हाइलाइट्स थे वो हम लोग देख रहे थे। ये इतना हाइलाइट्स काफी है, इतना हाइलाइट्स आप पढ़ के जाइएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हम सेंट्रल बजट ने बिहार को क्या दिया? सेंट्रल बजट ने बिहार को दिया 1,62,142 करोड़, और बिहार को दिए इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर, बिहार को दिया गंगा कॉरिडोर बिहार में बनेगा। बिहार को दिया शिप रिपेयर हब, शिप का रिपेयर होगा, है ना, जो भी जहाज होता है ना, शिप रिपेयर हब, जहाजों का रिपेयर किया जाएगा। वाराणसी सिलीगुड़ी हाई स्पीड मतलब बुलेट ट्रेन कॉरिडोर बनेगा। वाराणसी से बनेगा, सिलीगुड़ी तक जाएगा, बीच में पटना भी आएगा, बिहार के और भी जिले उसमें शामिल किए जाएंगे। ये भी एक बिहार ओरिएंटेड हो गया। 5,000 फॉर 8 सिटी इकोनॉमिक रीजन, सिटी के आसपास इकोनॉमिक रीजन के लिए 5,000 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। ये मेन है, ये टैक्स वैक्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। ठीक है, अब हम इकोनॉमिक सर्वे की बात कर लेते हैं। बिहार का इकोनॉमिक सर्वे जो बजट के साथ आता है, बजट के पहले आता है, वो बिहार के बारे में क्या बात कर रहा है? बिहार के बारे में वो बोल रहा है कि देखो बिहार का जो ग्रोथ रहा है पहले, किस ईयर में बिहार का जो ग्रोथ रहा है 2024-25 में, 2024-25 में बिहार का ग्रोथ 13.1% रहा है ना। और हम कितने ग्रोथ की बात कर रहे हैं आगे? फ्यूचर ग्रोथ को कितना एस्टिमेट किया गया है? फ्यूचर ग्रोथ को कितना एस्टिमेट किया गया है? एस्टिमेटेड 14.9% एस्टिमेट किया गया है। तो करंट प्राइस पे, करंट प्राइस का मतलब होता है नॉमिनल जीडीपी की बात यहां पे हो रही है। नॉमिनल जीडीपी, अभी का प्राइस, जो अभी वर्तमान में जो प्राइस है, वो वर्तमान प्राइस के बात किया जा रहा है, वर्तमान मूल्य की बात की जा रही है। अभी के समय कितना प्राइस है? ठीक है, अभी कांस्टेंट उसको बोलते हैं, सॉरी करंट। तो अभी प्राइस बढ़ा भी हो सकता है, तेल का दाम बढ़ गया ईरान वॉर की वजह से, तो प्राइस बढ़ा हो सकता है, तो जीडीपी हो सकता है उसकी वजह से ज्यादा दिख सकता है। ठीक है, तो ये जरूर आप याद रखिएगा। और यहां पे बात हो रही है कांस्टेंट प्राइस की। कांस्टेंट प्राइस, जब प्राइस फिक्स कर दिया था, स्थिर मूल्य, कांस्टेंट मतलब स्थिर मूल्य, तो यहां पे आपको ग्रोथ जनरली कम दिखेगा, 8.6%, यही रियल ग्रोथ है, क्योंकि पुराना प्राइस ले रहे हैं। इसमें वो प्राइस ले रहे हैं जब तक मूल्य बढ़ा नहीं था। तो ग्रोथ हम देखते हैं, तो ग्रोथ देखने के लिए क्या देखोगे? कितना आउटपुट बढ़ा है, कितना प्रोडक्शन बढ़ा है तो उसका मूल्य निकालोगे। मूल्य पुराने प्राइस से निकालोगे, कांस्टेंट प्राइस, नए प्राइस से निकालोगे करंट प्राइस ज्यादा ही होता है जनरली, महंगाई की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से। 13.1। सेकेंडरी सेक्टर मतलब सेकेंडरी सेक्टर जो आपका मैन्युफैक्चरिंग है उसका ग्रोथ अच्छा रहा है, 11.1%। ठीक है, बिहार का जो रिचेस्ट डिस्ट्रिक्ट पर कैपिटा इनकम मतलब प्रति व्यक्ति आय, सबसे अमीर जिला प्रति व्यक्ति आय, अगर हम प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं, अगर हम पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं, पर कैपिटा इनकम, इफ यू टॉक अबाउट पर कैपिटा इनकम, पटना इज द रिचेस्ट। सारे अमीर लोग पटना में जाके बस जाते हैं, है ना।
सबसे पूछा कहाँ घर है, तो बोलता है पटना। पटना हो चाहे नहीं हो, ठीक है, कहीं भी हो, बिहार के किसी भी कोने में हो, घर क्या बोलता है, पटना। ठीक है, मैं ही बस, मेरा जिला एक ऐसा जिला है कि मैं प्राउड से बोलता हूँ चंपारण, क्योंकि चंपारण से चंपारण सत्याग्रह और गांधी जी दोनों याद आ जाते हैं एक बार में, है ना। तो चंपारण प्राउडली बोलने में अच्छा लगता है, बाकी लोग पटना बोल के काम चलाते रहते हैं। खैर, और चंपारण से अब तो चंपारण मटन, अहुना मटन, चंपारण के नाम पे तो एकदम पूछो मत। डोमिनोज ने अपना चंपारण पिज्जा निकाल दिया कि उस पर चंपारण का मसाला छिड़का जाएगा। वाह, बढ़िया है। पुअरेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? पुअरेस्ट डिस्ट्रिक्ट शिवहर। ये डेटा आप जरूर याद रखिएगा, 1.31 लाख प्रति व्यक्ति। शिवहर में बहुत कम है, देख रहे हो शिवहर के लोग कितना गरीब है ना। आप में से कोई शिवहर से है बताइए? 24,332 करोड़। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो बिहार के नहीं होंगे, बट स्टिल बीपीएससी में अपीयर कर रहे होंगे। मे बी यूपी के हो सकते हो आप, एमपी के हो सकते हो, हरियाणा राजस्थान के हो सकते हो, क्योंकि बीपीएससी इन सब चीजों में बहुत दयालु है। वो ये नहीं देखती कि आप बिहार के हो या नहीं हो, तो एक बहुत ही फेयर चांस देती है। इवन इफ यू आर नॉट फ्रॉम बिहार, बीपीएससी गिव्स अ फेयर चांस फ्रॉम द स्टूडेंट्स ऑफ अदर एरियाज एज वेल टू कम एंड पार्टिसिपेट। ठीक है, देखो अभी तो हम प्रीलिम्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं। प्रीलिम्स में अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे, प्रीलिम्स का आपका क्लियर होता है, तो हम मेंस के ऊपर भी आपके लिए बहुत कुछ लेके आएंगे। आपका मेंस, क्योंकि देखो बिहार बहुत सारा आप यूट्यूब कंटेंट और कुछ कुछ देख के प्रीलिम्स तो आप निकाल लेते हो, बट मेंस में आप अटक जाते हो। मेंस में चाहिए होता है हैंड होल्डिंग, है ना, कि कोई आपका हाथ पकड़े, आंसर्स बताए, कंटेंट दे, क्योंकि लिखना है, उसमें समझ में नहीं आता, उसमें ऑब्जेक्टिव नहीं है। चलिए, पर कैपिटा इनकम बिहार का 76,490 करोड़। स्टेट का जो घाटा है, स्टेट का घाटा 33.7% ऑफ जीडीपी तक पहुंच गया। 37.7% ऑफ जीडीपी, जीएसडीपी मतलब स्टेट का जीडीपी, है ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ गया है, हमने बोला था बाद में बात करेंगे, वही है। देखो दो तरह का एक्सपेंडिचर होता है, खर्चा होता है। गवर्नमेंट दो तरह से खर्चा करती है, एक को खर्चा को बोलता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक को बोलता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे आप अपने ऊपर ले लो, खुद खर्चा करते होगे ना। अगर आप खुद पैसा खर्चा करते हो, और खुद पैसा जो खर्चा करते हो अपने कपड़े खरीदने में, खाना पीने में, रहने में खर्चा करते हो, उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डे टू डे। और अगर आपने जमीन खरीद लिया, घर बना लिया, उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट भी जब स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, हॉस्पिटल बनाए, रोड बनाए, एयरपोर्ट बनाए, उसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ता है, ये बहुत अच्छा साइन है, बहुत पॉजिटिव चीज है कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ना। और कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ते बढ़ते अभी 22.3% हो गया है, पहले 15.8 था। दैट इज अ वेरी गुड साइन। पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन बिहार में काफी बड़ा है, मतलब बिहार में एनर्जी का डिमांड बहुत हो रहा है। एनर्जी डिमांड डेवलपमेंट को दिखाता है। गरीब लोग थोड़ी बल्ब जला के रहेगा, पंखा चला के रहेगा, कूलर चला के रहेगा, एसी चला के रहेगा, फ्रिज चला के रहेगा, नहीं रहेगा। अमीर लोग चला के रहेगा, है ना। और दूसरा ये है कि पर पर्सन डिमांड बढ़ रहा है, मतलब बिजनेसेस बढ़ रहा है, दुकान खुल रहा है, मॉल खुल रहा है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुल रहा है, इंडस्ट्री खुल रहा है, सब में एनर्जी चाहिए। ज्यादा एनर्जी खपत, डेवलपमेंट, सीधे सीधे। हाईएस्ट इनकम वापस से वही सेम चीज, पटना। लोएस्ट इनकम शिवहर। ठीक है, ओवरऑल 76,490, वापस से वही 37.7। इतना परसेंट घाटा में चल रहे हैं हम लोग, इतना परसेंट घाटा बोलो, इतना परसेंट लोन बोलो, लोन 37.7% का हमारे ऊपर लोन है बिहार के ऊपर, मतलब टोटल आउटस्टैंडिंग डेट 37.7% ऑफ जीएसडी। 37.7%, 37.7%, 37.7% हमारा जो है एक तरह से लोन है। देखो ये बिहार से भी ज्यादा पंजाब का है, 40% से भी ज्यादा है। पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं श्री भगवंत मान साहब से पूछो कि मान साहब पैसा कब लौटाइएगा, वो बोलते हैं जब यूपी लौटा देगा, गुजरात लौटा देगा तब। यूपी गुजरात का कम है परसेंटेज में लोन, हमारा ज्यादा है। हमारा भी ज्यादा इसलिए है, जैसे आप पीके को सुनिए, पीके मतलब मेरा नाम भी पीके ही है, प्रशांत कुमार, बट मैं बात कर रहा हूं प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर को आप सुनिए, प्रशांत किशोर क्या बोलते हैं कि जिस दिन उनकी गवर्नमेंट आ जाएगी वो लिकर को लीगलाइज कर देंगे। जो दारू बैन बिहार में है उसको हटा देंगे, क्योंकि बैन है कहां, होम डिलीवरी हो रहा है ना। आप मंगा लो, आपको मिल जाएगा, इजिली मिल जाता है बिहार में। ठीक है, जैसा मैंने सुना है ऑब्वियसली। ठीक है, नहीं तो पुलिस मुझसे पूछ ले कि कहां कहां मिल जाता है, थोड़ा हमें भी खुजवा दो, तो ऐसा हो जाता है। खैर, तो लिकर से क्या हो रहा है, लिकर माफिया को फायदा हो रहा है, करप्ट ऑफिसर्स को फायदा हो रहा है, बट बिहार की गवर्नमेंट को नहीं हो रहा है, बिहार की जनता को नहीं हो रहा।
तो अगर वहां से जो रेवेन्यू का, राजस्व का पैसा आएगा, उससे हमारा ये घाटा कम होगा सीधे सीधे। ठीक है, देयर इज ए पॉजिटिव शिफ्ट टुवर्ड एसेट क्रिएशन, है ना। 22% से ज्यादा 22.3% एसेट क्रिएशन में यूज हो रहा है। एसेट क्रिएशन है ना, मतलब परिसंपत्ति निर्माण, जिसमें रोड बना दो, स्कूल बना दो, कॉलेज बनवा दो, ये सब चीजें हो रही है, जो कि बहुत ही अच्छा है। अब हम बिहार बजट को एक साल पहले ले चलते हैं, 2025-26। पहले हमने 26-27 पढ़ा। देखो, दोनों सालों में बीपीएससी किसी भी साल के बजट से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हमने पहले 26-27 पढ़ लिया, 25-26 भी थोड़ा सा देख ही लेते हैं। 26-27 में 25-26 में बजट कम था, 3,16,000, उससे बड़ा है 3,47,000 जैसा हुआ है। फिस्कल डेफिसिट 2.98 था, इस समय 2.99 हो गया है। बस इतना ही ध्यान में रखना है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इतना दिमाग नहीं लगाना है। एम्प्लॉयमेंट 33% रिजर्वेशन वुमेन को बीएसआरटीसी में दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे बोला गया है कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा सुल्तानगंज में। सुल्तानगंज भागलपुर के इलाके में पड़ेगा, और रक्सौल में बनेगा, ईस्ट चंपारण। रक्सौल जो है बीरगंज, वहां से नेपाल पास पड़ता है, वहां रक्सौल बीरगंज में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। रक्सौल में भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं, कम से कम नेशनल एयरपोर्ट होगा, डोमेस्टिको एयरपोर्ट होगा, अच्छा होगा। जिसको नेपाल घूमने जाना होगा, पटना से फ्लाइट लेगा, बीरगंज उतरेगा, बीरगंज नहीं अब तो रक्सौल उतरेगा बिहार में, 2,000 रुपए में फ्लाइट पहुंचा देगी, वहां से निकल के चल देगा। ठीक है, हेल्थ एंड वेलफेयर के लिए न्यू कैंसर हॉस्पिटल बेगूसराय में बनने की बात थी। ओबीसी स्कॉलरशिप को 2,000 रुपए पर मंथ कर दिया जाएगा, और जिम ऑन व्हील्स। ये पुराने बजट, पिछले साल का बजट का अनाउंसमेंट था। इसमें एयरपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट एयरपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, बीपीएससी इन सब चीजों को लेकर बहुत सजग रहता है, इनसे काफी क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लेता है। ये पुराने पिछले साल का इकोनॉमिक सर्वे की बात कर रहे हैं। पिछले साल का इकोनॉमिक सर्वे ये कहता है कि उस समय हमारा ग्रोथ रेट कितना अचीव हुआ था, ग्रोथ रेट 14.47 अचीव हुआ, सेकंड हाईएस्ट ग्रोथ रेट था। तो ये पिछले साल का डेटा इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बात ध्यान रखिए, पिछले साल से ये चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। ये चीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हिंदी में बोलेंगे जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा, कोई एक बच्चा जन्म लेता है, बच्चा कितने साल जिंदा रहेगा, वैसे तो किसी को नहीं पता यार, कोई भगवान थोड़ी है बताएगा कितने साल जिंदा रहेगा, बट औसत, एवरेज, व्हाट इज द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। एक्चुअली लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब एक बच्चा कहीं जन्म ले रहा है, कितने साल वो जिंदा रहेगा, कितना साल जिएगा, उसको बोलता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। कोई बच्चा यूएस में पैदा हो रहा है, यूएस में पैदा हो रहा है, हेल्थ फैसिलिटी अच्छा है, न्यूट्रिशन अच्छा है, क्लाइमेट अच्छा है, नौकरी अच्छा मिलेगा, अच्छा साल जिएगा यार, 75 साल जिएगा, 80 साल जिएगा। जापान में पैदा हो रहा है, 90 साल जिएगा। ठीक है, बिहार में पैदा हो रहा है ना, ठोक देंगे कट्टा कपार में हो जाता है, यहाँ पे कट्टा कपार में चल जाएगा, कितने साल जियोगे बेटा, ठीक है, चलेगा ही नहीं, जियोगे ही नहीं। तो यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, नाइजीरिया में पैदा हो रहे हो, वहां बोको हराम लेके पड़ा एकदम, कितने साल जियोगे। अफगानिस्तान में पैदा हो रहे हो, पाकिस्तान में पैदा हो रहे हो, कितने साल जियोगे। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इस चीज को दर्शाता है कि वहां पे शांति कितना है, पीस कितना है, डेवलपमेंट कितना है, न्यूट्रिशन कैसा है, हेल्थ कैसा है, ओवरऑल एस्पेक्ट को दिखाता है। तो इसमें बिहार के में जन्मने वाला बच्चा 69.5 ईयर जिएगा, जो पहले के से 3.7 ईयर ज्यादा है। कितना बढ़िया चेंज आया है। अभी भी भारत से कम है, भारत का औसत 71 के आसपास है, या 71-72 के आसपास है। ठीक है, तब भी 69.5, चलो कुछ तो बढ़ाना, कुछ तो बढ़ा। इंडस्ट्रीज के लिए जो इंडस्ट्रियल बिहार इंडस्ट्रियल पॉलिसीज थी, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के लिए बिहार गवर्नमेंट बोलती है कि 30% कैपिटल सब्सिडी दे देगा, कैपिटल सब्सिडी, एंड अप टू 300% रिम्बर्समेंट ऑफ नेट एसजीएसटी फॉर 14 ईयर्स। देखो 30% कैपिटल सब्सिडी मतलब कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, कैपिटल इन्वेस्टमेंट में सब्सिडी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट मशीन खरीदना, लैंड खरीदना, है ना, कंपनी के लिए क्या है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। डेली सैलरी देना, वो क्या है, रेवेन्यू इन्वेस्टमेंट। 30% सब्सिडी बिहार गवर्नमेंट बोल रहा है कैपिटल में दे देंगे, है ना, आप जमीन में डिस्काउंट दे देंगे, और भी चीजों में डिस्काउंट, मशीन में मिल जाएगा। और जितना भी जीएसटी कलेक्ट होगा, देखो जीएसटी जो कलेक्ट होगा सेंटर को जाएगा, स्टेट को जाएगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी। तो बिहार गवर्नमेंट बोल रहा है एसजीएसटी 14 साल लौटा देंगे, 300% तक लौटा देंगे। सोचो कि अगर बिहार में कोई इंडस्ट्री, बिहार में इंडस्ट्री को बुलाने के लिए एक तरह से होम जाप किया जा रहा है कि बिहार में इंडस्ट्री आए, क्योंकि बिहार में जब इंडस्ट्री आएगा और बिहार में जब इंडस्ट्री लगेगा, तभी जो पलायन का मुद्दा है वो कम होगा, जो लोग यहां से बिहार से बाहर जाते हैं वो कम होंगे। अगर कोई मेगा प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट, 1000 करोड़ 100 करोड़ से ज्यादा का प्रोजेक्ट जो 1000 जॉब दे रहा है,
उसको गवर्नमेंट 10 एकड़ का फ्री लैंड देगा, 10 एकड़ का। सोचो कितना बढ़िया बात है, ठीक है। सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 में बना, सेमीकंडक्टर पॉलिसी में ये बोल रहा है कि 1 एकड़ ऑफ लैंड फॉर ए टोकन ऑफ 1 पर 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट। मतलब कोई 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करता है तो 5 रुपया में उसको 5 एकड़ लैंड मिल जाएगा। सोचो 5 रुपए में उसको 5 एकड़ लैंड मिल जाएगा, ठीक है, सेमीकंडक्टर के लिए। मतलब एक तरह से फ्री मिल रहा है ना जी, क्या मिल रहा है, फ्री मिल रहा है। बट सेमीकंडक्टर जो है वो एक तरह से क्रिटिकल एस्पेक्ट है इकोनॉमी का, है ना। ताइवान में, साउथ कोरिया में, वियतनाम में, यूएस में, चाइना में भी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बहुत फ्लरिश्ड इंडस्ट्री है। हम लोग वहां से इंपोर्ट करते रहते हैं। तो हमें क्या करना है, अगर हमें सेल्फ डिपेंडेंसी बनना है तो गवर्नमेंट उसके लिए क्या कर रही है, बिहार गवर्नमेंट लैंड फ्री दे रही है। स्टेट बोल रहा है कि 60% सब्सिडी भी दे देगा, जो भी सेंट्रल सब्सिडी है ना, उसमें भी 50% एडिशनल स्टेट दे देगा। तो कितना सेमीकंडक्टर के लिए काम किया जा रहा है। वापस वही है, वही चीज वापस यहां रिपीट हो रहा है। यहां खासकर 30% कैपेक्स, कैपिटल इन्वेस्टमेंट का सब्सिडी, खासकर कैपेबिलिटी सेंटर अगर बनाना हो, बिहार को कॉर्पोरेट हब बनाना हो उसके लिए। बट बायोफ्यूल मतलब जैव ईंधन, जैव ईंधन मतलब जैसे मान लो, है ना, खाना पानी हो गया, चावल, धान, गेहूं, गन्ना, इन सब से जो ईंधन बनेगा, है ना, इथेनॉल बनेगा, ईंधन बनेगा, जैव ईंधन बनेगा। 10 कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगेगा, सब्सिडी 15% स्टैंडर्ड सब्सिडी इनको मिलेगा, 100% वेज रिम्बर्समेंट। अगर फीमेल लोग काम कर रहा है ना प्लांट में, अगर मान लो ये जैव ईंधन के प्लांट में, बायोफ्यूल के प्लांट में 20 वुमेन लोग काम कर रहा है, लड़की लोग काम कर रहा है, औरत लोग काम कर रहा है, उनका सैलरी 15-15 हजार है, तो सारा सैलरी गवर्नमेंट दे रहा है। देखो 100% वेज रिम्बर्समेंट फॉर फीमेल वर्कर्स इन द प्लांट। फीमेल वर्कर है उनके लिए सैलरी कौन दे रहा है, गवर्नमेंट दे रहा है। सोचो गिग वर्कर के लिए भी, गिग वर्कर फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रोटेक्शन फॉर गिग इकोनॉमी। गिग इकोनॉमी जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, स्विगी, जोमेटो, अर्बन कंपनी, उनके वालों के लिए। उनमें जो महिलाएं हैं उनको 90 दिन का मैटरनिटी लीव मिल जा रहा है, मैटरनिटी लीव, है ना, महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश। 4 लाख रुपए का एक्सीडेंटल डेथ ऑन ड्यूटी, 4 लाख रुपए का। वर्किंग आवर्स को स्ट्रिक्टली कैप कर दिया गया है 48 घंटा। ये तो अच्छा नहीं लगेगा, किसको अच्छा नहीं लगेगा, ये अच्छा नहीं लगेगा हमारे नारायण मूर्ति साहब को। नारायण मूर्ति साहब बोलते हैं 70 घंटे काम करो। किसके लिए 70 घंटे काम करेंगे, देश आगे बढ़ेगा, ठीक है, बट हम तो सो जाएंगे ना 70 घंटे। सप्ताह में 70 घंटे मतलब दिन के 10 घंटे, 7 दिन बिना छुट्टी के। अब 10 घंटे दिन का काम करोगे तो आगे सुत भी ना करोगे, घर पे करोगे क्या, है ना। तो अपने यंग एज में कर लो इतना काम, 4-5 साल इतना काम कर लोगे तो लाइफ बन जाएगा, जनरेशन बना लोगे। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो कर लो, अभी से लेके 70 घंटे तो पढ़ ही लो कम से कम, जब तक मेंस आप नहीं दे लेते। बट यहाँ बिहार गवर्नमेंट बोल रही है वर्कर्स को 48 आवर्स कराना है पर वीक, एक दिन छुट्टी दो, 6 × 8 48। बट किसी दिन ज्यादा भी हो जाए तो 9 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और 10 वर्कर से ज्यादा जहां काम करते हैं वहां रजिस्ट्रेशन कराना एस्टैब्लिशमेंट को जरूरी है। जैसे मेरा इंस्टीट्यूट है, वहां 10 से ज्यादा वर्कर होंगे तो उनका रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ठीक है। 7 निश्चय हमारे विकास पुरुष नीतीश कुमार जी का कार्यक्रम हुआ करता था। 7 निश्चय के बारे में जिनको नहीं पता है, 7 निश्चय हुआ करते थे। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, स्किल डेवलपमेंट, क्वालिटी एजुकेशन, हेल्थ केयर, वुमेन एम्पावरमेंट, रोड्स, ड्रिंकिंग वाटर, ये सब 7 निश्चय हुआ करते थे। 7 निश्चय 3.0 आया है, 3, जो 2025 से 30 तक चलेगा, जिसमें 1 करोड़ जॉब क्रिएट करने की बात की जा रही है। 1 करोड़ जॉब। पर कैपिटा इनकम बताओ, अभी हम लोग डिस्कस किए थे, पर कैपिटा इनकम को डबल करने की बात की जा रही है। विमेन को एम्पावर करने की बात की जा रही है। सीएम फेलोशिप स्कीम के तहत 121 प्रोफेशनल को आईएम बोध गया में स्टाइपेंड मिलेगा। प्रतियोगिता योजना में पेड इंटर्नशिप मिलेगा 1 लाख यूथ को 5 साल तक। और महिला रोजगार में 10,000 डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जीविका वुमेन को तो आ ही गया है, इलेक्शन के पहले ये आया ही था, है ना, इलेक्शन के पहले तो यही आया था ना। और क्या आया था बताइए। तो ये 7 निश्चय हो गया सीधे, है ना। अब बात करते हैं सोशल वेलफेयर एंड एडमिनिस्ट्रेशन माइलस्टोन में गवर्नमेंट क्या कर रही है। समाज कल्याण और प्रशासन, समाज कल्याण के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है। समाज कल्याण के लिए जैसे बिहार में महिला को रिजर्वेशन है, विमेन को रिजर्वेशन है, जॉब में रिजर्वेशन है, और कहीं की भी यूपी, एमपी, दिल्ली, कहीं की भी महिला आके
वहां एग्जाम देके वहां के जॉब में ले सकती है। बट अभी गवर्नमेंट वहां 3 साल का डोमिसाइल लगा दिया कि भाई 3 साल अगर आप रहते हो बिहार में तब जाके आप एलिजिबल हो कि आपको बिहार में रिजर्वेशन मिले विमेन। उसके अलावा कन्या विवाह, हर पंचायत में 200 स्क्वायर फीट का एक मैरिज हॉल बनेगा, है ना, क्योंकि अब गांव में भी जगह कम होते जा रहा है शादी संबंध के लिए। गवर्नेंस माइलस्टोन, फर्स्ट पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट मधुबनी बना है, बिकेम द फर्स्ट फुल्ली पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट जहां गवर्नमेंट पेपर का यूज नहीं कर रही है। पटना म्यूनिसिपल बॉन्ड, पटना जो है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, उसको चाहिए पैसा, पैसे से वो डेवलपमेंट करेगा तो वो बॉन्ड निकालेगा, लोन, बॉन्ड मतलब लोन पेपर, जैसे बेंगलुरु ने निकाला था 200 करोड़, वहां से वो लेके आएगा। ये समाज कल्याण और प्रशासन के बारे में बात हो रही है। अब हम पढ़ेंगे जुडिशरी, वोटर, गवर्नेंस, एयरपोर्ट, रेलवे, हाईवे, एनर्जी, इन सब के बारे, हवाई अड्डा, नियुक्ति, न्यायपालिका, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले गवर्नर साहब के बारे में पढ़ लेते हैं। गवर्नर साहब जो है हमारे लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन, ये हमारे गवर्नर बने हैं बिहार के, है ना। तो इनसे मैं मिला था जब बिहार एआई समिट में गया था, जहां पे मैं एग्रीकल्चर और एजुकेशन इन एआई का स्पीकर भी था, तो इनसे मिला था। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार 10 बार बन चुके हैं, रिकॉर्ड है। तो ये 10 बार के लिए मैंने इसको यहाँ पे डाला है। आखिर नीतीश कुमार को तो आप जानते ही हो, उसमें कुछ पढ़ने वाली बात है नहीं। बट अभी जब श्री सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए हैं तो वो कौन से नंबर के मुख्यमंत्री हैं, आप कमेंट में बताइए। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं जस्टिस एसके साहू साहब। लेजिस्लेचर में स्पीकर मतलब अध्यक्ष, विधानमंडल के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार। डिप्टी स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव, है ना। चीफ सेक्रेटरी मतलब मुख्य सचिव बिहार का कौन है, प्रत्यय अमृत साहब, श्री प्रत्यय अमृत बोल लो, है ना। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कौन है, श्री विनोद सिंह गुंजियाल साहब। तो ये नए अपॉइंटमेंट जो है वो आपको जानने चाहिए, डायरेक्टली एग्जाम में आ जाते हैं। बिहार असेंबली जो इलेक्शन हुआ इसके बारे में कम से कम आपको पता होगा, बट फिर भी रिवीजन के लिए मैं आपको बता दूं। 243 में 202 एनडीए ने जीता, एनडीए में से 89 बीजेपी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी 89 सीट के साथ और 85 के साथ जेडीयू सेकंड नंबर पे। ये बहुत हिस्टोरिक डेटा है, ये एग्जैक्ट परसेंटेज के साथ, दशमलव के साथ याद रखिए, क्योंकि बिहार में जो वोटर टर्नआउट था वो हाईएस्ट वोटर टर्नआउट रहा है 1951 के बाद। 67.13% हाईएस्ट वोटर टर्नआउट रहा है, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट वोटर टर्नआउट था ये। बाकी पार्टीज ने कितने सीट जीते, कांग्रेस ने, राजद ने, है ना, तो ये सब आप कमेंट में बता सकते हो। उसके अलावा टोटल वोटर्स कितने थे, 7.8 करोड़। जेंडर रेशियो 914 फीमेल पर 1000 मेल। 65 लाख को ड्रॉप कर दिया गया। एक पोलिंग स्टेशन पे पहले 1500 लोग वोट देते थे, अब 1200 लोग वोट दे रहे थे। ये जो मैं बता रहा हूं टेक फर्स्ट, तकनीकी पहली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोबाइल ई वोटिंग, बिहार पहला राज्य बना, पहला राज्य ई वोटिंग कराने वाला, ई वोटिंग। 6 म्यूनिसिपल काउंसिल में ई वोटिंग कराया गया, ब्लॉकचेन, फेशियल रिकॉग्निशन का यूज करके। और पहली महिला बनी विभा कुमारी मोतिहारी से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली महिला बनी विभा कुमारी। कौन सा ऐप का यूज किया गया, ई सेक बिहार ऐप, ई सेक BHR, विभा कुमारी, है ना। ई सेक बिहार ऐप एंड विभा कुमारी हाईली लाइकली प्रीलिम्स क्वेश्चन। देखिए लास्ट में हमने जो सबसे हाईली लाइकली प्रीलिम्स क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो यहां पे सीधे सीधे डाल दिया लास्ट। तो यहां देखते जाइएगा तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे नीचे मिलते जाएगा। गवर्नेंस रिफॉर्म, बिहार एक नक्सल फ्री स्टेट बन गया, पूरा भारत ही नक्सल फ्री हो गया अब तो। नक्सल फ्री, सुरेश कोड़ा जो सबसे लास्ट माओविस्ट थे सरेंडर कर गए मुंगेर में, और सुरेश कोड़ा के सरेंडर के साथ ही बिहार को नक्सल फ्री बोल दिया गया। कोई वारदात भी नहीं हुआ 2025 में। यूथ कमीशन 45 साल का एज लिमिट है, इंप्लॉयमेंट के ऊपर एडवाइस देता है, ये भी गवर्नेंस रिफॉर्म। सफाई कर्मचारी आयोग बिहार में है, जिसमें एक अध्यक्ष मतलब एक चेयरपर्सन, एक उपाध्यक्ष और 5 सदस्य लोग सफाई कर्मचारी आयोग में होते हैं। एसटी कमीशन है बिहार में, जिसके चेयरपर्सन है श्री शैलेंद्र कुमार। अपर कास्ट कमीशन, बिहार एक यूनिक स्टेट है जहां अपर कास्ट कमीशन भी है। बिहार में कास्ट इक्वेशन बड़ा प्रोमिनेंट है, और कास्ट इक्वेशन ने बिहार को बर्बाद किया हुआ है। अगर आप मुझसे पूछोगे कि व्हाट इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन जिससे कि बिहार बाकी स्टेट के मुकाबले पीछे रह गया, मैं बोलूंगा कास्ट पॉलिटिक्स।
ठीक है, अगर एक एक इक्वेशन पूछूंगा तो पूछोगे तो मैं कास्ट पॉलिटिक्स बताऊंगा। कास्ट पॉलिटिक्स, क्योंकि लोग कुछ भी कर लें कास्ट वास्ट पे, चीजों को घुमा फिरा के कुछ भी करके कास्ट वास्ट पे ले आते हैं। एक बार स्काई सूर्य कुमार यादव ने जबरदस्त जबरदस्त लगाया सेंचुरी, T20 में ही सेंचुरी लगाया उसको, है ना। मेरे एक दोस्त है यादव जी, तो वो बिहार में वो बता रहे थे, देखे यादव जी ने क्या जबरदस्त सेंचुरी लगा। हमने यादव जी, अब मेरे दिमाग में स्काई चल रहा, स्काई SKY। तो हर चीज को जाति के एंगल से देखना बिहार को बर्बाद करने के पीछे सबसे बड़ा रीजन है। बट स्टिल बिहार में अपर कास्ट कमीशन, अपर कास्ट का रिप्रेजेंटेशन बिहार में कम है, उसके लिए श्री महाचंद्र सिंह को वहां पे अध्यक्ष बनाया गया। माइनॉरिटी कमीशन के लिए श्री गुलाम रसूल बलियावी जी को वहां पे अध्यक्ष बनाया गया। तो ये चीजें जो है आपसे पूछ लिया जाता है, डायरेक्टली पूछ लिया, शैलेंद्र कुमार, मनचंद्र सिंह, गुलाम रसूल बलियावी, सबके नाम इनको आपको याद रहने चाहिए, कौन किसका एक तरह से चेयरपर्सन है। पुलिस के लिए BISF, जैसे CISF है इंडिया में, BISF बिहार में लॉन्च कर दिया गया है। पुलिस दीदी गांव की वुमेन को स्कूटर दिया गया है, 1500 स्कूटर, है ना, कि पुलिसिंग का काम करवाएंगे पुलिस दीदी। ठीक है, ट्रैफिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पूर्णिया में प्रथम स्टार्ट हुआ, गड्ढा बताओ 5000 पाओ, गड्ढा बताओगे तो आपको 5000 रुपया मिलेगा, फोटो खींच के डाल दो गड्ढा कहीं गढ़ा है। सिविल डिफेंस में जो लोग काम करेंगे एक दिन का उनको 750 रुपया मिलेगा, ये बढ़ाया गया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभय ब्रिगेड पटना पुलिस, स्पेसिफिकली टू प्रिवेंट हरासमेंट ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स। अभय ब्रिगेड आया है, पटना पुलिस ने स्टार्ट किया है हरासमेंट रोकने के लिए। एयरपोर्ट के बारे में बात करते हैं, देखो ये एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसके पहले भी हमने 2-3 एयरपोर्ट का बात किया, वो भी एयरपोर्ट इंपॉर्टेंट था, बट ये ज्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट है, सोनपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हाईली इंपॉर्टेंट। पटना जो एयरपोर्ट है, पटना एयरपोर्ट थोड़ा छोटा भी है ना, रनवे उसका छोटा है, कंजस्टेड भी रहता है। तो पटना एयरपोर्ट को देखते हुए अब सोनपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। पटना के पास ही है सोनपुर, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, कनेक्टिविटी भी वहां से पुल वुल बन गया है ना, गंगा के ऊपर दीघा वगैरह, तो बहुत इजी कनेक्टिविटी है पटना और सोनपुर के बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। सोनपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, पूरा बिहार सोनपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आएगा और जाएगा। और इंडिया का 5th लार्जेस्ट एयरपोर्ट बनाने का कोशिश है। ट्रैफिक के मामले में बिहारी लोग बहुत ज्यादा आते जाते हैं कहीं भी। 4200 मीटर का रनवे बनेगा, 2 रनवे बनेंगे 4200 मीटर के। और सोनपुर कहां पे, सोनपुर में दरियापुर, चांवर, सारण में ये बनेगा, सारण आप जिले का नाम है, वहीं बनेगा। मेजर एक्सपेंशन और क्या होने वाला है, उड़ान उड़े देश का आम नागरिक करके स्कीम था, उसके तहत न्यू टर्मिनल पटना में इनोग्रेट हो ही चुका है। सिविल इनक्लेव बिहटा में बनी गया है। उड़ान एयरपोर्ट, 6 स्मॉल एयरपोर्ट बिहार में अप्रूव हुए हैं, स्मॉल छोटे छोटे एयरपोर्ट बड़ा हेल्प करते हैं। छोटा हेलीकॉप्टर आ गया, छोटा फ्लाइट आ गया, टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है। मधुबनी में, वीरपुर में, मुंगेर में, वाल्मीकि नगर में टाइगर रिजर्व है, मुजफ्फरपुर में भी और सहरसा में, तो मोतिहारी में भी बन जाना चाहिए था यार, बट ठीक है। ये सारे जगह पे आपको क्या मिलेगा, उड़ान का एयरपोर्ट बनेगा। ये जो बिहार के लोग हैं उनको याद रखना बहुत मुश्किल नहीं होगा, पर जो आउटसाइड बिहार वाले स्टूडेंट हैं उनको तो रटना ही पड़ेगा, उपाय नहीं है बेटा, रटो। पटना मेट्रो इनोग्रेट हो चुका है। पटना मेट्रो में मधुबनी आर्ट, मधुबनी पेंटिंग वेंटिंग भी चल रहा है, ठीक है। पटना जंक्शन पे एक रोबोट रखा गया है, परी रोबोट, परी, फीमेल पैसेंजर असिस्टेंट रेलवे इंक्वायरी, परी रोबोट रखा गया है, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। परी रोबोट पूछा जा सकता है क्या करेगा, ट्रेवलर्स को असिस्टेंट करेगा। नमो भारत रैपिड रोल चलाया जाएगा, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही ज्यादा। स्टेशंस को दानापुर डिवीजन में अमृत भारत स्टेशन के तहत अपग्रेड किया जा रहा है। तो हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है, पटना जंक्शन पे परी रोबोट हो गया, रेल का अपग्रेडेशन, वंदे भारत, अमृत भारत बात कर लिया, ठीक है। सोनपुर एयरपोर्ट सारण दरियापुर में आ गया। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होगा, ग्रीनफील्ड मतलब बिल्कुल नया सिरा से नया एयरपोर्ट बनेगा, उसको हम ग्रीनफील्ड बोलते हैं। 5th लार्जेस्ट होगा इंडिया का 2030 तक, ये चीज आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं आज के लास्ट सेगमेंट में, हाईवे, ब्रिगेड, कॉरिडोर, एनर्जी एंड मेगा प्रोजेक्ट। बिहार में क्या क्या प्रोजेक्ट है, ठीक है, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पटना आरा सासाराम कॉरिडोर, पटना आरा सासाराम कॉरिडोर औरंगाबाद कैमूर होके 120 किलोमीटर, 3712 करोड़। हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पे ये बनेगा, जिसमें पब्लिक प्राइवेट
गवर्नमेंट का भी प्राइवेट का भी दोनों का पार्टिसिपेशन रहता है। साउथ बिहार को कनेक्ट कराएगा। ठीक है, 5 नए एक्सप्रेसवे लाए गए हैं, 5 न्यू एक्सप्रेसवे अनाउंस इन बजट। 5 नए एक्सप्रेसवे बनेंगे बिहार में। जितने भी सिटी में सिंगल लेन है सिटी में वो डबल लेन कर दिया जाएगा। नमो भारत रैपिड रेल, यही मैं बात कर रहा था, आगे बात करेंगे। पटना से जयनगर, देखो नमो भारत रैपिड रेल 160 किलोमीटर पर आवर से वहां ट्रेन चलेगा। रैपिड रेल जैसे मेरठ से दिल्ली स्टार्ट किया गया, मेरठ से दिल्ली, वैसे ही ये पटना से जयनगर चलेगा। सोचो, एक तरह से इंटरसिटी ट्रेन की तरह होगा, बट मेट्रो की तरह भी होगा। मेट्रो और इंटरसिटी का कॉम्बिनेशन। इंटरसिटी ट्रेन होता है ना, एक जगह सिटी से दूसरे सिटी जाता है, बट ये मेट्रो की स्पीड में चलेगा, 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलेगा। ठीक है, वहां पे मान लो हर 20 किलोमीटर पे स्टेशन होगा, है ना। जयनगर से जो बिल्कुल उधर आता है आपका ईस्ट नॉर्थ बिहार साइड आता है, वहां से पटना का कनेक्टिविटी आसान हो जाएगा। बीच में जितने भी स्टेशन आएंगे, लोग 1 घंटे 2 घंटे में पटना पहुंचने लगेंगे, पटना से वापस जाने लगेंगे। ग्रीन ट्रांजिट, टोटल कन्वर्जन ऑफ डीजल पावर्ड बस, डीजल पावर को सीएनजी इलेक्ट्रिक में बदल दिया जाएगा, ये तो हमने बात कर ही लिया। डबल डेकर एक तरह से फ्लाईओवर तो बन ही रहा है। अनुता सिमारा, मोकामा टे बेगूसराय गंगा के ऊपर ब्रिज, ये अनुता सिमारिया। पुनपुन का सस्पेंशन मॉडल ऑन लक्ष्मण झूला, लक्ष्मण झूला कहां पे है? ऋषिकेश में है। लक्ष्मण झूला जैसा है वैसे ही पुनपुन नदी के ऊपर, पुनपुन सस्पेंशन बन रहा है। 83 करोड़ का पितृपक्ष वगैरह में हेल्प मिलेगा। लोग वहां पे काफी जाते हैं पुनपुन रिवर के पास पितृपक्ष में, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। ठीक है, अब बाकी और क्या क्या बात करते हैं हम लोग, और भी हम लोग बहुत सारा बात कर सकते हैं। ई नैम होता है एग्रीकल्चर का मार्केटिंग, एग्रीकल्चर का ऑनलाइन मार्केटिंग करने के लिए। ई नैम में हमें जीआई टैग वाला जितना भी साधन है, कतरनी राइस, मरचा का चूड़ा, जर्दालू मैंगो, शाही लीची, मगही बीटल मतलब पान, इन सबको वहां बेचने का काम किया जाएगा। 30% वाली बात तो हम कर ही चुके हैं। टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए इकोनॉमिक हब बनाया जाएगा बोध गया में। ठीक है, पुनारू धाम को जो मां जानकी टेम्पल है वहां पे इंटरनेशनली उसको डेवलप किया जाएगा। मेगा प्रोजेक्ट की बात करते हैं। मेगा प्रोजेक्ट डायरेक्टली आपको एग्जाम में आ सकता है। मेगा प्रोजेक्ट, सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है पीर पैंती थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जो भागलपुर में है, आ रहा है। 800 मेगावाट के इंटू 3 का इसका सुपर क्रिटिकल कैपेसिटी होगा। 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अदानी ग्रुप इसको बना रहा है। ठीक है, बिहार का लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इलेक्ट्रिसिटी बिहार में आएगा, उस इलेक्ट्रिसिटी से बिहार में और भी संसाधन क्रिएट होंगे, बहुत बढ़िया है। नवीन नगर सुपर थर्मल प्रोजेक्ट औरंगाबाद सिटी में, ये भी 800 इंटू 300, ये भी 30,000 करोड़ के आसपास इसका फाउंडेशन स्टेज भी हो चुका है। ये मेगा प्रोजेक्ट है जो आपको पता रहना चाहिए। उसके अलावा स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, अगर हम बात करें परमाणु ऊर्जा में स्मॉल मॉडल छोटे रिएक्टर्स सिवान, बंका और रजौली रवादा में है। ये नाम याद रखिए, सिवान, बंका, रजौली में आएगा। ठीक है, एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में वापस डबल डेकर, पानी, पैरपैंती और न्यूक्लियर, ये सब हमने यहाँ पे रिवाइज करा दिया। एशिया का लार्जेस्ट ग्रेन इथेनॉल प्लांट कहां पे है? उर्वा, जमुई में है, एशिया का जमुई में। कोसी मेची रिवर लिंक भी अप्रूव हो गया है। कोसी मेची रिवर को जोड़ने का जो कार्यक्रम है, जो महानंदा बेसिन को जोड़ेगा कोसी बेसिन से। कोसी बेसिन में पानी ज्यादा होता है, महानंदा बेसिन में डाइवर्ट किया जाएगा पानी को, है ना, जिससे कि बहुत सारा जो एरिया है, अरेरिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, वहां पे इरिगेशन फैसिलिटी डेवलप होगा, सिंचाई का फैसिलिटी डेवलप किया जाएगा। वाटर बॉडी, बिहार पहला स्टेट बना है जो हर छोटे छोटे जो तालाब है, वेटलैंड है, उनका मैपिंग बनाया है, एटलस बनाया गया है बिहार में 4,526 वेटलैंड है, 4,526, बहुत बढ़िया। नाथमालपुर भागड़ भोजपुर में आता है, वहां 100% सेंट्रल फंडिंग मिला है नमामि गंगे 2 प्रोग्राम के तहत। ये सारा काम यहां पे किया गया है। एक चीज और इंपॉर्टेंट, 2 चीज होता है, एक होता है ट्री कवर, ट्री मतलब पेड़, एक होता है ग्रीन कवर, वो भी पेड़ ही है। एक होता है फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट मतलब सिर्फ फॉरेस्ट की बात हो रही है। ग्रीन कवर या ट्री कवर मतलब फॉरेस्ट और प्लस जो शहरों में, बगीचे में, गार्डन में कहीं भी पेड़ है, उन सब की बात हो रही है। तो जब हम ग्रीन कवर की बात करेंगे तो बिहार का ग्रीन कवर 15.5% हो चुका है। और बिहार कोशिश कर रहा है कि 17% कर दे 2028 तक, है ना। यहाँ पे एक स्टार्टअप जो है चाणक्य हॉर्टी पिच स्टार्टअप, इसको काम कर रहा है।
बिहार नर्सरी कॉन्क्लेव जैसा काम हो रहा है। अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट के लिए मुजफ्फरपुर 1 सिटीज 2.0 150 करोड़ रुपए मुजफ्फरपुर जीता। वहां पे स्टेट का लार्जेस्ट वेस्ट प्लान रौतनिया में बन रहा है, रौतनिया मुजफ्फरपुर में। पटना का फर्स्ट सॉलिड वेस्ट क्लस्टर अप्रूवल रामचक बैरिया में हुआ है। तो ये आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, पर्यावरण से रिलेटेड पहल है ना, ग्रीन कवर, सॉलिड वेस्ट प्लांट, जो आपको पता होना चाहिए। इंस्टीट्यूशनल इनोवेशन, फर्स्ट प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कहां पे, अलीगंज भागलपुर में ओपन हुआ। मैन होल एम्बुलेंस पटना में, ठीक है। ये सब सीधी चीजें जैसे की गई है। बिहार में और भी बात करें, रामसार साइट मतलब वहां पे स्पेशल कंजर्वेशन होता है। रामसार एक सिटी है, ईरान का सिटी है, जहां पे स्पेशल कंजर्वेशन किया जाता है। 2220 रिवर डॉल्फिन मिला है कहां पे, बिहार में, हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट पूरे इंडिया में। रिवर डॉल्फिन, सूसू जिसको बोलते हैं, ठीक है, जो एक्वेटिक एनिमल भी है इंडिया का। गंगा में मिलेगा, गंडक में मिलेगा। 372 घड़ियाल है, घड़ियाल समझते हो ना, मगरमच्छ, आगे जाके उनका पतला मुंह हो जाता है और घड़ा जैसा हो जाता है मुंह के ऊपर, टक, घड़ियाल बोलते हैं। 4982 वाटर वर्ल्ड मिले हैं। जूज एंड सफारी, 4th लायन ब्रीडिंग सेंटर इंडिया का राजगीर में है, राजगीर जू सफारी। 3rd स्टेट जू प्लांट जमुई में, 3rd स्टेट जू प्लान किया गया है। 3rd स्टेट जू कहां प्लान किया गया है, जमुई नहीं, जमारी जो गया जी में है, गया जी डिस्ट्रिक्ट में है, वहां पे एक जू बनेगा। एक जू आपका पटना में है, एक राजगीर में है, 3rd कहां बनेगा, गया जी में, जमारी में। जमारी जरूर याद रखिए। वीआईटी के रिसर्चर्स ने बताया कि जो पानी है, गर्म कुंड का पानी, राजगीर वाला गर्म कुंड, वहां पे बैक्टीरिया मिले हैं जो गर्मी को पसंद करते हैं। खैर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है, फिर भी आपको जानना चाहिए। साइंस में बिहार क्या कर रहा है, पंचम चैटबॉट भाषिनी को इंटीग्रेट कर रहा है ना। ये एआई और डिजिटल, इसके बारे में हम लोग जब बिहार एआई समिट में गए थे तो इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन हुआ था, बट ऑब्वियसली आप पढ़ाई कर रहे होगे, आपको इन सब चीजों से मतलब नहीं रहा होगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एआई व्हाट्सएप बोट को इंटीग्रेट किया, भाषिनी को रूरल लोकल बॉडीज में, लोकल बॉडीज मतलब पंचायत में भाषिनी को इंटीग्रेट किया गया एआई को। भारत जन इंटीग्रेशन 22 लैंग्वेज में काम करेगा, ये इंडिया का इंडिजिनस है, खुद का बनाया हुआ। सी फ्लड के लिए, फ्लड को फोरकास्ट करेगा, पहले से बताएगा कहां बाढ़ आएगा। इसको डेवलप करने वाला है CWC, CDAC, NRC। पब्लिक यूटिलिटी इनोवेशन, परी रोबोट के बारे में हमने बात कर ही लिया। एनर्जी म्यूजियम बहुत इंपॉर्टेंट है। एनर्जी म्यूजियम भारत का पहला, इंडिया का फर्स्ट एनर्जी म्यूजियम डेवलप्ड बाय BSPHCL एट द कार्बी गहिया थर्मल पावर प्लांट इन पटना, कार्बी गहिया में, ठीक है। सेमीकंडक्टर एंड एडवांस टेक इनिशिएटिव की बात करते हैं आगे। सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026, 1 acre ऑफ लैंड फॉर अ टोकन ऑफ 1, ये तो हमने बात कर ही लिया। ये सब बात हम लोगों ने ऑलरेडी गिग वर्कर वगैरह का सब कर लिया, बस एक रिवीजन के लिए यहाँ पे हमने डाल दिया, ठीक है। तो यही सब चीजें हैं। और आगे हम लोग और क्या बात करते हैं, आगे देखो, हेल्थ केयर में पीएमसीएच इंडिया का सबसे बड़ा और वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट हॉस्पिटल 2027 तक बन जाएगा। 5426 बेड जरूर याद रखिए, 5462 बेड, सॉरी। पब्लिक हेल्थ टारगेट, काला ज्वर बिहार से एलिमिनेट हो गया है। WHO से 2027 तक एलिमिनेशन का टारगेट ले लेना है, मतलब WHO ने सर्टिफाई नहीं किया, जो करा लेना है। काला ज्वर एक बहुत ही खतरनाक बीमारी हुआ करता था, बहुत गंभीर बुखार लगाता था। आज से 20 साल पहले जब मैं पटना में पढ़ता था, जब हम पटना में पढ़ते थे 20 साल पहले, तो क्या होता था उस टाइम पे, मुझे बुखार हो गया, बहुत जबरदस्त बुखार हो गया। तो डॉक्टर ने काला ज्वर का टेस्ट लिखा, जिसमें ब्लड सैंपल लेते हैं बोन से। तो सीधे यहाँ की हड्डी से ऐसे दो लोग आ गए, हाथ पकड़ लिया, दो लोगों ने पैर पकड़ लिया और ऐसा खट से ऐसे लगा के ब्लड ले लिया गया। बहुत दर्द हुआ, फिर उसमें आया कि आपको काला ज्वर नहीं है ना। वो बुखार बहुत लंबा चला, मुझे 15-20 दिन लगा बुखार ठीक होने में। फिर बार मुझे पटना में बुखार लगता रहा, 11-12 मेरा थोड़ा वैसे ही बर्बाद गया, ठीक है। बट खैर उस समय से मेरे दिमाग में काला ज्वर को लेके बड़ा फोबिया हो गया था, बट काला ज्वर बिहार से एलिमिनेट हो गया, बहुत अच्छी बात है। और WHO से हम लोग एक तरह से सर्टिफिकेशन भी ले लेंगे, ठीक है। डिजिटल एंड एडमिन मेडिसिन, ABDM लीडरशिप, बिहार हैज इमर्ज्ड एज द नेशनल फ्रंट रनर इन इंप्लीमेंटिंग द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के लिए बिहार फ्रंट रनर है। बिहार में एग्रीकल्चर रिलेटेड मखाना बोर्ड बन ही रहा है,
ठीक है, और दलहन मिशन पे, स्पाइस मिशन पे, इस सब पे हम काम कर रहे हैं। बस मखाना बोर्ड तो आपको पता ही है, मखाना बोर्ड कहाँ, मिथिलांचल में बन रहा है। और ये सब में कोई खास बात नहीं है। कोसी मेची योजना, वही सब जो हम लोगों ने बात किया, जीविका दीदी लोग को 10,000 रुपया देना, ये सब चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया। ये सब चीजें भी हमने डिस्कस कर लिया है, बट आपको रिवीजन कराने के लिए यहाँ पे डाल दिया। तो ये रहा बिहार इकोनॉमिक्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स, जिसमें बजट इकोनॉमिक सर्वे पूरा कवर्ड था, है ना। बिहार इकोनॉमिक्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स, पहले हम कुछ लेक्चर्स में बिहार रिलेटेड करंट अफेयर्स खत्म कर लेंगे। बट अगर आपको चाहिए तब, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप बोल सकते हो कि सर इतना करंट अफेयर्स नहीं चाहिए, हम पढ़ लेंगे। अगर आप पढ़ रहे हो, और कमेंट सेक्शन में आपको टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहां से आप जाके टेलीग्राम ग्रुप में ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, पीडीएफ को अपने रिवीजन में यूज कर सकते हो। और अगर अभी 26 जुलाई को प्रीलिम्स का डेट रखा गया है, आराम से 1.5 महीने में हम लोग पूरा बिहार का सिलेबस हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे खत्म कर लेंगे। आप रिवाइज कर लेना, रिवाइज करके एग्जाम दे लेना, फिर मेंस की तैयारी की जाएगी। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।